इस जगह पर ह्यूगो की एक मूर्ति थी। सभी मनुष्यों ने रंगीन चश्मे पहने थे जो उनके जीवन के अनुकूल नहीं थे। विकर ने अपनी मुट्ठी कस ली और बेल्जेबब तलवार से निकलने वाली आभा जमने लगी। जो लोग उस चश्मे को उतारने में कामयाब हो गए, वे ऐसी चीजें देख सकते थे जो आम इंसान नहीं देख सकता था और उन्हें आसानी से काट सकता था। और जो लोग सर्वोच्चता तक पहुंच गए थे, उन्हें तलवार के स्वामी के रूप में जाना जाता था। जबकि विकर की आंखें घृणा से चमक रही थीं, वह तेजी से आगे बढ़ा और सहरे के प्रतिक्रिया करने से ठीक पहले उसने तलवार को ठीक से घुमाया, जिससे उस पर गहरा घाव हो गया। धीरे धीरे कैमस मोर्ग के शरीर के चारों ओर मौजूद राक्षसी आभा धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने लगी, जिससे उसे अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण मिल गया। राक्षसी आभा राख में बदलने लगी और सहरे की आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह हार गई है। वह विकर को घूरने लगी और उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं, क्योंकि उसे गेट खोलने का मिशन मिला था। कुछ ही सेकंड में राक्षस की आभा गायब हो गई और उसका शरीर राख में बदल गया। विकर, जिसने राक्षस के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान एक हाथ खो दिया था और उसका शरीर खून से लथपथ था, लाल आसमान को देखने लगा जबकि उसके कंधे से धुआं निकल रहा था और वह अपने विचारों में डूब गया। उसे लगा जैसे उसने पुराने कपड़े पहन रखे हों। वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत, दृष्टि और निर्णय लेने की क्षमताएं पारलौकिकता से कहीं आगे तक फैली हुई थीं, जो ऐसे गुण थे जिन्हें वह उस मानस के साथ महसूस नहीं कर सकता था जिसे संत ने पहले उससे बाहर निकाला था। हमारे लड़के की आंखें चिंता से चमकने लगीं। वह मुड़ा और उदास नजर से यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या वह ठीक है। उसके पीछे कैमस मोर्ग जमीन पर लेटा हुआ था। विकर मुड़ने लगा और हवा चलने के दौरान वह उसकी ओर चलने लगा। उसे उम्मीद थी कि वह उनके पुनर्मिलन की भावना को साझा कर सकेगा। एक बार जब विकर कैमस मोर्ग के शरीर के पास पहुंचा, तो उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस होने लगी और वह लकवाग्रस्त हो गया। कुछ ही देर बाद हमारा लड़का भी बेहोश हो गया और कैमस मोर्ग के ठीक बगल में जमीन पर गिर गया। जमीन पर पड़ी दिव्य अमर की अंगूठी सक्रिय हो गई और उसमें से बैंगनी रंग की चमक निकलने लगी। अंगूठी गड्ढे के बीच में पड़ी थी, अब दुश्मन हार चुका था। अंगूठी से निकलने वाली चमक और भी तीव्र हो गई और आसमान में ऊपर की ओर बढ़ गई। चमक लाल आसमान से टकराई और धीरे धीरे अंगूठी की शक्ति से बनाया गया अवरोध गायब होने लगा। विकर और कैमस मोर्ग, जो बेहोश थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा था और उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई, जिससे वे वापस असली दुनिया में आ गए। रात हो चुकी थी और चांद आसमान में चमक रहा था। कई घंटे बीत गए और विकर नहीं उठा। यह देखकर छोटी मकड़ी उसके कपड़ों से बाहर निकली और छोटी छोटी छलांगों के साथ उसके हाथ तक पहुंची और उसे करीब से देखने लगी। छोटी मकड़ी ने विकर को जगाने की कोशिश में छोटी छोटी छलांगें लगानी शुरू कर दीं और जब वह विचलित थी, तो स्कर्ट पहने हुए कोई व्यक्ति उनकी ओर चलने लगा। छोटी मकड़ी थक गई और विकर के बगल में जमीन पर लेट गई। तभी उसका ध्यान किसी चीज पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य और उलझन में फैल गईं। यह रोज थी। जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो वह चुपचाप विकर को देखने लगी। एक गहरी नजर से वह अपने विचारों में डूब गई। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसकी नजर को देखते हुए छोटी मकड़ी खड़ी हो गई और एक उग्र नजर से दहाड़ने लगी, यह संकेत देते हुए कि वह उसे विकर को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। इस मामले पर कई बार सोचने के बाद रोज ने अपना हाथ विकर की ओर बढ़ाया, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के बजाय उसने बेहोश पड़े कैमस मॉर्ग्यू की बाह को अपने कंधे पर रखा और उसे खड़ा होने में मदद की। यह देखकर
छोटी मकड़ी का ध्यान उन पर गया और वह कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। कई सेकंड बीत गए और विकर हिली नहीं। रोज ने अपनी पीठ उसकी ओर घुमाई और कैमस मॉर्ग को कंधे पर उठाकर चलने लगी। तभी हमारे लड़के ने अपना हाथ रखा। अपने शरीर के कांपते हुए विकर खड़ा हुआ, अपने हाथ को अपनी बाह पर लगे घाव पर दबाया और खोई हुई निगाह से उसे इंतजार करने के लिए कहा। उसकी आवाज सुनकर रोज की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह चलना बंद कर दिया। यह देखकर कि वह हिल सकती है, उसे यकीन हो गया कि कैमस मॉर्ग ठीक है। उसके लिए यह एक राहत की बात थी। रोज की आंखें जिज्ञासा से चमकने लगीं। वह पलटी और उसकी नजर विकर पर टिक गई। शहर से धुआं निकलने लगा। विकर ने अपने कंधे पर लगे घाव पर अपना हाथ रखा, जमीन की ओर देखने लगा और सोचा कि यह शर्म की बात है कि वे फिर से नहीं मिल पाए, लेकिन यह उन दोनों के हित में है कि वे इस जगह से जल्द चले जाएं। विकर ने अपना हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला और बताया कि उसका एक अनुरोध है। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे फेंक दिया और उससे कैमस मॉर्ग को देने के लिए कहा। रोज ने उसे अपने हाथ से पकड़ा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक प्रसन्न नजर के साथ विकर ने अपना हाथ बढ़ाया और एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि अगर वह कैमस मॉर्ग को देखना चाहती है तो उसे वहां जाना होगा। रोज का ध्यान विकर ने उसे जो दिया था उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें जिज्ञासा से चमकने लगीं। बिना समय बर्बाद किए उसने विकर की ओर पीठ कर ली और कैमस मॉर्ग को अपने कंधे पर उठाकर उस क्षेत्र से दूर जाने लगी। छोटी मकड़ी हमारे लड़के के कंधे पर चढ़ गई और उन दोनों का ध्यान रोज और कैमस मॉर्ग पर केंद्रित हो गया। वे चुपचाप उसे देखते रहे। वापस उत्सव में किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पास खबर थी। यह एक आदमी था जिसने महिला की पोशाक पहनी हुई थी। वह भागने लगा और छात्रों की भीड़ यह देखने के लिए इकट्ठा हो गई कि क्या हो रहा है। उस आदमी ने खुलासा किया कि अकादमी पर घात लगाने वाला खलनायक नाइट हाउंड था। यह सुनकर छात्र चौंक गए और पूछा कि नुकसान कितना गंभीर था। आदमी ने जवाब दिया कि अप्रत्याशित रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ था। बियांका, जो फ्रैंकनस्टाइन की पोशाक पहने हुए थी, चिंतित भाव से जमीन की ओर देखने लगी और उसे एहसास हुआ कि खोपड़ी का मुखौटा पहने लड़की एक काली जादूगरनी थी। ट्यूडर, जो वाल्किरी पोशाक पहने हुए था, ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा और सोचने लगा, यह मानते हुए कि वह सही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि काली जादूगरनी नाइट हाउंड के खिलाफ लड़ रही थी। यह कहना उसके लिए शर्मनाक था, लेकिन उसने उनके बीच हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की थी। परी की पोशाक पहने हुए पिग्गी की आंखें डर से चमकने लगीं क्योंकि वह इतना डर गया था कि उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। ट्यूडर, जो मार्शल आर्ट मास्टर पोशाक पहने हुए था, एक तरफ देखने लगा और गंभीर नजर से स्वीकार किया कि नाइट हाउंड सबसे हिंसक व्यक्ति था जिसे उसने कभी देखा था। जब वे विचलित थे, विक्कीर, जो चुड़ैल की पोशाक पहने हुए था, उनकी ओर चलने लगा और उसने स्वीकार किया कि वह भी इतना डर गया था कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। विक्कीर को देखते ही सबका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उनकी आंखें आश्चर्य और चिंता से चौड़ी हो गईं। उन्होंने पूछा कि वह कहाँ गया था, जिससे पता चला कि वे बहुत चिंतित थे। हमारा लड़का अपना सिर छूने लगा, उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। डोलोर्स ने अपनी बाहें पार की और एक गंभीर भाव के साथ समझाया कि जब वे सड़क की जांच कर रहे थे, तब उन्होंने उसे बिल्कुल नहीं देखा था। उसने पूछा कि वह कहाँ गया था। वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी और जानती थी कि वह अपने दोस्तों को छोड़कर छिपने नहीं जाएगा। सिंक्लेयर, जो पिशाच की पोशाक पहने हुए था, चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगा।
विक्कीर की आंखें चिंता से भर गईं क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। तभी स्कर्ट पहने हुए कोई व्यक्ति उनके पीछे दिखाई दिया और विक्कीर को धूमकेतु कहते हुए पूछा कि वह अकेले बचाव में कैसे जा सका। वे हाई बोरो, मिडिल बोरो और लो बोरो थे, जो नौकरानियों की पोशाक पहने हुए थे। लो बोरो ने अपने हाथों को कमर पर रखा और गुस्से से पूछा कि अगर वह अपने आप ही काम करता रहा तो उनका क्या होगा, और विक्कीर से अगली बार ऐसा न करने को कहा। गुस्से से भरी निगाहों से मिडिल बोरो ने झाड़ू को कसकर पकड़ लिया और विक्कीर को अगली बार ऐसा न करने का आदेश दिया। हाई बोरो की आंखें नफरत और गहरी निगाहों से चमकने लगीं। उसने विक्कीर को भी अगली बार ऐसा न करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने दांत भींचे और विक्कीर को घेर लिया। सिंक्लेयर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई और सोचा कि वह एक गिरोह बना रहा है। डोलोरेस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसने फिर से स्थिति को गलत समझा है। कई मिनट बाद सूरज की किरणें आसमान को रोशन करने लगीं। चिंतित निगाहों से विक्कीर ने आसमान पर विचार करना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि वह ठीक होने वाली है या नहीं। सूरज क्षितिज पर उगने लगा। हर कोई इस खूबसूरत दृश्य पर विचार करने लगा। विक्कीर को कैमस मॉर्ग्यू को फिर से देखने का बेसब्री से इंतजार था। शहर में कहीं एक सुनसान चर्च था और चर्च के बीच में एक गोला था। उसके बगल में रोज खड़ी थी, जिसका शरीर गीला था और गोले से निकलकर चलने लगा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कैमस मॉर्ग्यू था। उसने अपना हाथ गोले के दरवाजे पर रखा और खोई हुई निगाहों से बाहर निकल गई। रोज उसकी ओर मुड़ी और चुपचाप उसे देखने लगी। कैमस मॉर्ग्यू उसके हाथों को देखने लगा। उसका शरीर तब से अस्तव्यस्त था जब से सेयर पागल हो गई थी और उसने उनका अनुबंध तोड़ दिया था, और इस वजह से वह विक्कीर का अभिवादन नहीं कर पाई थी। उसे यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि विक्कीर एक बेवकूफ की तरह मर गया है। रोज, जो उसके बगल में खड़ी थी, एक भी शब्द नहीं बोली। कैमस मॉर्ग्यू अपने विचारों में डूब गई और उसे याद आया कि उसने उसके लिए क्या किया था। उसने अपने गालों पर हाथ रखे और शर्माने से खुद को नहीं रोक पाई क्योंकि विक्कीर ने उसे चोट लगने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। भले ही वह घावों से भरा हुआ था, इसका मतलब था कि वह उसे महत्व देता था। उसे याद आया जब उसने अपनी गर्दन से राक्षस की खाल उतारी थी और विक्कीर की मुस्कुराहट की छवि उसके दिमाग में आई थी। इस बार उसने उससे लड़ाई की थी और खुद को नहीं छोड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने सोचा कि विक्कीर और उसने यह इसलिए हासिल किया क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। वह इतनी थकी हुई थी कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह एक तरफ मुड़ी और पूछा कि क्या विक्कीर ऐसा आदमी नहीं है जिसके लिए वह अपनी जान जोखिम में डाल सके। उसके बगल में राक्षस सेयर था। कैमस मॉर्ग ने एक घमंडी मुस्कान दिखानी शुरू कर दी। सेयर ने अपने कान फैलाने शुरू कर दिए और आंखों में आंसू भरकर पूछा कि वह अनुबंध के खिलाफ कैसे जा सकती है। उसके अनुसार यह एक घोटाला था। एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ कैमस मॉर्ग ने खुलासा किया कि अब उसका अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण है। उसे नहीं पता था कि विक्कीर ने सेयर के साथ अपना अनुबंध तोड़ा था या वह क्यों नहीं मरी। छोटी सेयर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें घृणा से चमकने लगीं, जिससे पता चला कि चूंकि उसने उनका 12 घंटे का अनुबंध तोड़ा था, इसलिए दंड के कारण वह थोड़े समय के लिए जीवित रह सकती थी। कैमस मॉर्ग का ध्यान सेयर पर केंद्रित था और उसकी हथेली से बैंगनी आग निकलने लगी। अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसने दो छोटी जादुई बाधाओं को बुलाया जो सेयर के शरीर को कुचलने लगीं। एक मुस्कान के साथ
कैमस मॉर्ग ने खुलासा किया कि अब वह केवल जादू का उपयोग करके उसे कुचल और मार सकती है। अपने हाथों का उपयोग करते हुए सायरे जादुई बाधाओं से कुचले जाने का विरोध करने लगी और दर्द में चीखने से खुद को नहीं रोक पाई। अपने शरीर कांपते हुए और आंखों में आंसू भरकर उसने कैमस मॉर्ग से विनती की कि वह उसे न मारे, कुछ भी करने की कसम खाई। यह सुनते ही कैमस मॉर्ग की आंखें दुष्टता से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, बदले में उसकी जान बख्शने के लिए। कैमस मॉर्ग चाहता था कि वह उसे अपनी सारी शक्तियां और अधिकार दे दे। अब जबकि उनके पास कोई अनुबंध नहीं था, वे मालिक और गुलाम थे। उदास नजर से सायरे ने अपनी पीठ मोड़ी और एक आह भरी। कैमस मॉर्ग ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और याद किया कि उसकी बदौलत वह विकर से मिल पाई थी। सायरे ने पूछा कि अब वह क्या करने जा रही है। कैमस मॉर्ग ने उसे देखना शुरू किया और कहा कि गेट खोलने का समय आ गया है। यह सुनकर सायरे की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमकने लगीं। एक जिज्ञासु नजर से उसने पूछा कि क्या वह वास्तव में ऐसा करने जा रही थी। एक मुस्कान के साथ कैमस मॉर्ग ने कहा कि वह मजाक कर रही थी और पूछा कि क्या सायरे को लगता है कि वह पागल है। रोज ने कैमस मॉर्ग को जादूगर की पोशाक पहनने में मदद करना शुरू कर दिया और खुलासा किया कि अब उसकी पहली प्राथमिकता मॉर्ग एस्टेट में वापस जाना है। वह अपने चाचा एडोल्फ और अपनी मां की कल्पना करने लगी। अब उसे पता था कि विकर जीवित है। उसे उन चीजों को बहाल करना था जिन्हें उसने नष्ट कर दिया था। उसने जादूगर की टोपी पहन ली और उसकी आंखें उदासी से चमकने लगीं। उसे अपने चाचा स्नेक को मरने से पहले मुस्कुराते हुए याद आने लगा। उसे मॉर्ग एस्टेट में वापस लौटना था और अपने मालिक की मृत्यु की घोषणा और शोक करना था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कृतज्ञता से भरी नजर से उसने स्नेक को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके लिए धन्यवाद वह विकर के साथ फिर से मिल पाई थी। उसने अपना हाथ खोला और एक सुनहरा सिक्का देखने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि अगर वह अकादमी में प्रवेश लेती तो वह विकर की जूनियर हो सकती थी। रोज और सेयर ने उसे भ्रमित नजर से देखना शुरू कर दिया। हवा चलने लगी, सभी पत्ते उड़ गए। कैमस मॉर्ग्यू खुद को शर्माने से नहीं रोक पाई और प्यार भरी आंखों से कसम खाई कि जिस दिन वे मिलेंगे विकर उसकी हो जाएगी। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।